नमस्कार दोस्तों, महेश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है वो था इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति थी। तो इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि आखिर मुद्रास्फीति होती क्या है। इसको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये मेरा चैलेंज है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप मुद्रास्फीति ही नहीं, मैं यूपीएससी का जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मेरा चैलेंज है कि आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा जो यहाँ पर टारगेट है वो आपको ना पढ़ाना है ना रटाना है। मेरा टारगेट आपको केवल समझाना है, और मैं एक ही टॉपिक को बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ विकसित हो सके। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि मुद्रास्फीति होती क्या है और इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव क्या है, जब हम लोग इसके प्रभाव को देख रहे थे तो हम लोग इसके प्रभाव में मिडिल, अपर, लोअर मिडिल, ये जो वर्ग होते हैं, इन सब के ऊपर मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या है। जब हम लोग मुद्रास्फीति के प्रकार देखे थे तो उसमें हम देखे थे कि बहुत सारे प्रकार है, लगभग 13 या 14 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो मांग जनित मुद्रास्फीति थी, मांग जनित मुद्रास्फीति, इसको हम लोग स्टार्ट किए थे। तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मांग जनित मुद्रास्फीति, दोस्तों मेरा हिंदी का राइटिंग जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, या फिर जो आपको नोट्स प्रोवाइड होगा उस नोट्स में अच्छी तरीके से लिखा रहेगा। तो मांग जनित मुद्रास्फीति हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे आखिर ये कैसे उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे वो ये देखे थे कि यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग के बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। मांग जब बढ़ती है तब यह मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ये हम लोग देखे थे। अब यह मांग किस कारण बढ़ती है, मांग जो बढ़ने के कारण थे वो सभी हम लोग देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को देखते हैं कि आखिर यह जो मांग है, जो विभिन्न प्रकार की जो मांग के कारण जो विभिन्न प्रकार की जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति, आखिर वह कौन कौन से ऐसे मांग है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अथवा तरलता, या इसको हम लोग महंगाई भी बोल देंगे, महंगाई, अगर किसी अर्थव्यवस्था में यह जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ी तो ऐसे में क्या होगा कि जो उपभोक्ता होगा, मतलब आप और हम हो गए, ये जो हो गए उपभोक्ता, उसका क्या होगा, वो उपभोग बढ़ जाएगा, वह उपभोग बढ़ जाएगा। अब जो अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ है, यह केवल जैसे हम लोग और आप जानते हैं कि उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग हम लोग यही जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसी को उपभोग कहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसके जो प्रकार है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है, उसको भिन्न तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे उपभोग अर्थव्यवस्था में किसको बोलते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं, ये जो वस्तुएं तथा सेवाएं होती हैं, ये वस्तुएं तथा सेवाएं होती हैं, इन सब चीजों की जो खरीद बिक्री होती है, उसे ही अर्थव्यवस्था में उपभोग कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेन की कमी हो गई, तो अगर हम बाजार में मार्केट में जाएंगे, अगर उस पेन को खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था के अंतर ये कहा जाएगा कि आप एक पेन का उपभोग किए हैं। और ऐसे ही वस्तुएं, मतलब अगर हम किसी हॉस्पिटल में, मान लीजिए हमारे कोई भी पेरेंट्स, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो डॉक्टर होता है उसकी हम लोग सेवाएं लेते हैं, तो उसको हम लोग सेवाएं बोलते हैं, मतलब उस सेवा का हम लोग उपभोग किए हैं। ऐसे मान लीजिए आप कोई किसी कोचिंग के संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो जो शिक्षक आपको सेवाएं दे रहा है वो भी उपभोग हो गया। तो उपभोग हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आखिर उपभोग किसे बोला जाता है। तो
मांग जनित मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होती है? अगर किसी अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है वह निरंतर बढ़ रही है, और मांग जो बढ़ने के कारण क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दर अगर मान लीजिए कम हो गया, या फिर किसी की आय बढ़ जाती है, या फिर कोई जो बैंक होता है वो कम ब्याज दर पर आपको ऋण उपलब्ध कराता है, तो उसके कारण आपकी मांग बढ़ जाती है। वो हम लोग एक बाय एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये जो हम लोग जैसे देखे थे कि आखिर मांग बढ़ने के कारण क्या थे, उस मांग बढ़ने के कारण हम लोग देखे थे, अगर बेरोजगारी की दर कम हो जाए, अगर बेरोजगारी की दर कम हो जाए, मतलब लगभग सभी को रोजगार मिल जाए, आय में वृद्धि हो जाए, आय में वृद्धि हो जाए, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाए। जो सरकारें अपने सार्वजनिक व्यय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर दें। अब सरकार की जो सार्वजनिक व्यय क्या होता है, जैसे जो मूलभूत जो ढांचे होते हैं उसको बनवाने में, या फिर मान लीजिए कोई मनरेगा वगैरह हो गया, इसमें भी क्या सरकारी जो पैसा दिया जाता है उस समय, तो क्या होगा, तो ऐसे में ये क्या बोलता है, सरकार अपने सार्वजनिक व्यय में अगर वृद्धि कर दें, तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो मांग जनित मुद्रास्फीति है वो बढ़ती है। अब चलिए एक बाय एक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जब आप इसको एक बाय एक डिस्कस करेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आखिर मांग जनित मुद्रास्फीति होती क्या है। तो देखते हैं, पहला जो हम लोग देखे हैं कि अगर बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, तो आखिर यह कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये यूपी है। यूपी में मान लीजिए 100 लोग बेरोजगार हैं, 100 लोग बेरोजगार हैं, 100 लोग बेरोजगार हैं। अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स लेती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर 60 लोगों को रोजगार दे दी, 60 लोगों को रोजगार दे दी, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर केवल 40 लोग ही बेरोजगार बचे हैं, 40 लोग ही बेरोजगार बचे हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि तो अगर 40 लोग बेरोजगार बचे हैं, 60 लोग को रोजगार प्राप्त हुआ। अब ये जो 60 लोग थे उसमें विभिन्न तबके के लोग होंगे, कि किसी की शादी नहीं हुई होगी, किसी की शादी हो भी गई होगी तो उसको कार वगैरह लेना होगा, घर का सामान लेना होगा। तो ये जो 60 लोगों को रोजगार मिला है, अब इनकी मंशा क्या होती है कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो हम अपनी जो हमारा जीवन स्तर है उसमें हम किसी न किसी तरीके से सुधार करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 60 लोग रोजगार मिला है 60 लोगों को, ये अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, मतलब अपनी मांग बढ़ाएंगे। अब वो मांग कहाँ बढ़ाएंगे, वो मांग एक बाजार में ही बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, 60 लोगों को जो रोजगार मिला, किसी को कार चाहिए होगा, किसी को घर बनवाना होगा, किसी को कुछ मतलब ऐसे ही किसी को मान लीजिए शादी करना होगा, किसी को कोई सेवाएं लेनी होगी। तो ऐसे में क्या है, ये जो डिमांड है, अब 60 लोग, ऐसा तो है नहीं कि यूपी में केवल 100 लोग बेरोजगार हैं और 60 लोग को रोजगार मिला है, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये केवल जो हम लोग बोलते हैं कि किसी एग्जाम के थ्रू ही अगर हमें कोई रोजगार मिला है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एग्जाम के थ्रू ही जो यूपी है उसमें रोजगार मिलता है। लोग मनरेगा में काम करते हैं, होटल वगैरह में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा उनको जॉब लग जाता है जिसमें वो काम करते हैं, या फिर मजदूरी में काम करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब उनकी जो रोजगार जब उनको मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो अपना जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करेंगे। जब सुधारने की कोशिश करेंगे तो उनकी बहुत सारी मांगे उत्पन्न होंगी। अब क्या है कि उनकी जो मांगे हैं वह बाजार में जाएंगी। उनकी मांगे कहाँ पर जाएंगी, बाजार में, क्योंकि वह बाजार से ही अपनी मांगों को पूर्ति करेंगे।
तो बाजार में जाएंगी। मान लीजिए बाजार में ये जो रोजगार जो मिला है, मान लीजिए बाजार में 10 10 कार का 10 कार का ये लोग डिमांड किए हैं, और मान लीजिए बाजार में कितने कार हैं, केवल 5 कार ही हैं, केवल 5 कार ही हैं। तो अब क्या होगा ऐसे में कि 10 कार का डिमांड किए, बाजार में 5 कार है और इनका डिमांड कितना है, 10 कार है। तो ऐसे में क्या होगा कि बाजार में मांग तो ज्यादा हो रही है, लेकिन जो आपूर्ति है वो केवल 5 ही कार की है। तो अगर मान लीजिए एक समय, मान लीजिए अगर 2 मंथ या 3 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के उपरांत, मतलब 2 या 3 मंथ के अंतर्गत या 4 मंथ के अंतर्गत या फिर 5 मंथ के अंतर्गत, ऐसे में अगर ये जो 10 कार की डिमांड थी, अगर वो 10 कार मिल गया उन्हें, अगर 10 कार बाजार में आपूर्ति हो गई, तो ये मांग जनित जो मुद्रा स्फीति है, यह मांग जनित मुद्रा स्फीति है, वह उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर 10 कार की आपूर्ति नहीं हो पाई, केवल 8 कार या 7 कार की आपूर्ति हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये मांग जनित मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, यह मांग जनित मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। अब यही इसका परिभाषा बोला गया है कि अगर यह जो मांग उत्पन्न हो रही है, अगर अर्थव्यवस्था में उसकी आपूर्ति सही समय पर न की जाए, तो उस अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक चीज इसमें देखा गया है कि जो विकासशील देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत क्या है, भारत एक विकासशील देश है। तो यहां पर क्या होता है कि ये मांग जनित मुद्रा स्फीति, मांग जनित मुद्रा स्फीति निरंतर उत्पन्न होती रहती है, निरंतर उत्पन्न होती रहती है, होती रहती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यही है कि जो विकासशील देश होते हैं उसमें निरंतर रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार के अवसर जो होते हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा, जो सार्वजनिक व्यय होती है, जो सरकारों की सार्वजनिक व्यय होती है, वह बढ़ती रहती है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो विकासशील देश होते हैं, अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए वो क्या करते हैं, जो बैंक होते हैं, बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होती रहती है। तो इस तरह हम देखें कि आखिर विकासशील देश में ये जो मांग जनित मुद्रा स्फीति है, क्यों लगातार उत्पन्न होती रहती है। अब भारत में भी यह लगातार उत्पन्न होती है। तो इस तरह हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल देखें। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें कि आय में वृद्धि, तो इसको मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे हम हमेशा रामदास को क्यों आगे ले जाते हैं, क्योंकि रामदास एक ऐसे हमारे पर्सन होंगे पूरी इकोनॉमी में जिसके तहत हम सारे एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे। तो रामदास हो गए, मान लीजिए रामदास हो गए, वह कहीं जॉब करते हैं और 5000 रुपये पर मंथ वह कमाते हैं, 5000 रुपये पर मंथ वह कमाते हैं। अब उस कंपनी ने क्या किया कि रामदास को 8000 पर मंथ, मतलब उनका प्रमोशन कर दिया, 8000 पर मंथ दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रामदास को 3000 पर मंथ की वृद्धि हो गई। तो ऐसे में केस में क्या होगा कि 5000 पर मंथ जब वो कमाते थे, तो उनके जो घर की डिमांड थी, जो उनके बच्चे बोलते थे, मतलब कपड़े के लिए या फिर मान लीजिए मोबाइल वगैरह के लिए, या फिर घर में जो भी टूथब्रश हो गया, कपड़े हो गए, या फिर कोई भी ऐसा चीज हो गया, या खाद्यान्न का कोई ऐसा चीज हो गया, तो जो उनका डिमांड था वो एक सीमित था। लेकिन अब 3000 रुपये का उसमें वृद्धि हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो घर के बच्चे हैं, घर के बच्चे मान लीजिए पहले 5000 जब कमाते थे, वह घर में महीने में एक कपड़े अपने बच्चों को दिलाते थे, या मान लीजिए नहीं भी दिलाते थे। लेकिन जैसे ही 3000 रुपये उनका बढ़ा, तो बच्चों को वो कपड़े दिलाने लगे, मतलब कपड़े दिलाने लगे। और जो घर का जो जीवन स्तर था, मान लीजिए जैसे पहले वो
एक ब्रश को, मान लीजिए जो टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है उसको वह महीने में या 3 महीने या 4 महीने में चेंज करते थे, लेकिन अब जब 3000 रुपये उनके बढ़ गया तो ऐसे केस में क्या होगा कि वह महीने में मान लीजिए ब्रश अपना चेंज कर देते हैं, अपना ब्रश चेंज कर देते हैं। तो एक ब्रश की डिमांड हुई अर्थव्यवस्था में और कपड़ों की डिमांड हुई अर्थव्यवस्था में, और मान लीजिए वो पहले अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो सेवाएं हैं, सेवाओं की मांग हुई, मतलब एक सेवाओं की मांग हुई। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो मांगे हैं ये मांगे बढ़ रही हैं, मतलब केवल रामदास को 3000 पर मंथ एक्स्ट्रा क्या मिला कि उनकी जो मांगे हैं वह अर्थव्यवस्था में या बाजार में वह बढ़ गई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि रामदास की ये जो मांगे हैं अगर उन्हें सही समय पर मिल गई तो ठीक है, तो यहाँ पर मांग मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर यह मांगे रामदास की नहीं सही समय पर मिल पा रही है तो यहाँ पर मतलब जो आपूर्ति है वो सही समय पर नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मांग रहित मुद्रास्फीति है वह उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे हम देखते हैं आय में वृद्धि में कैसे होता है। अब मान लीजिए कम ब्याज दर पर ऋण का देख लेते हैं, कम ब्याज दर पर ऋण। अब मान लीजिए जैसे रामदास को फ्री एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रामदास, इन्हें ये जैसे एक कृषक थे या एक कृषक थे या फिर कोई व्यापारी थे, तो इन्हें क्या होता था कि पहले 1000 रुपये साल भर पर ईयर का ऋण मिलता था और उन्हें साल भर बाद मान लीजिए 1100 रुपये पे करना पड़ता था बैंक को। लेकिन जो आरबीआई है वह अपनी मौद्रिक नीतियां, हालांकि हमारी जो मौद्रिक नीतियों का टॉपिक है इसके बाद ही स्टार्ट होगा, मतलब जब हम मुद्रास्फीति उत्पन्न कर लेंगे, जब मुद्रास्फीति हम लोग खत्म कर लेंगे उसके बाद हमारी जो मौद्रिक नीतियों का वही टॉपिक होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है आरबीआई द्वारा जारी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो 1100 रुपये उन्हें साल भर बाद पे करना है। लेकिन जो मौद्रिक नीतियां हैं, आरबीआई ने मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत यह बोल दिया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कम हो रही है, मतलब जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह निरंतर नीचे जा रही है, मांग वगैरह उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो बैंक है वो क्या करेंगे कि अब रामदास को साल भर मान लीजिए 1000 रुपये लिया, लेकिन अब उन्हें क्या करना है कि 1050 रुपये ही केवल पे करना है, मतलब 50 रुपये उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण मिल गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनके पास 50 रुपये बढ़ेगा। हालांकि मैं जो छोटे छोटे अमाउंट ले रहा हूं इसका कारण बस यही है कि आपको अच्छे से समझ आए, ये तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए में ये सब होते हैं, तो मैं बस आपको एक समझाने के लिए छोटे छोटे अमाउंट ले रहा हूं। तो रामदास को यहाँ पर साल भर का 50 रुपये बच गया। अब आरबीआई ने क्या सोचकर किया था कि जो मांग है, जो अर्थव्यवस्था मांग है वह कम हो रही है, जिससे हमारी समृद्धि भी मतलब हमारी जो समृद्धि है वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 50 रुपये जब कम मिलेगा तो 50 रुपये यहाँ पर रामदास के पास बच गया। अब रामदास इस 50 रुपये जो बचा है वह क्या करेंगे कि इस 50 रुपये के अंतर्गत वह क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई, हालांकि ये 50 रुपये एक छोटा अमाउंट है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जैसे कपड़ा लिए या फिर घर का सामान लिए, तो इस 50 रुपये के अंतर्गत वो क्या करेंगे, जो अर्थव्यवस्था है वहां पर डिमांड करेंगे। मतलब पहले वो 1100 रुपये उनको देते थे, लेकिन जब आरबीआई ने मौद्रिक नीतियां निकाला जिसके कारण जो बैंक थे वह कम ब्याज दर पर ऋण देने लगे ताकि जो मांग है वह अर्थव्यवस्था में बढ़े। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनकी जो मांग है वह कपड़ा एक निकलेगा, घर का सामान वगैरह निकलेगा, मान लीजिए फ्रिज निकला। हालांकि ये 50 में बार बार बोल रहा हूँ कि छोटा अमाउंट आपको समझाने के लिए बस है, ये अरबों खरबों में होता है। मान लीजिए फ्रिज निकला, यहाँ पर कार वगैरह निकला, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सारी जो डिमांड है वह अर्थव्यवस्था में फिर से उत्पन्न होंगी। तो ये जो डिमांड है वह अर्थव्यवस्था में जब उत्पन्न होगी तो इस डिमांड को आपूर्ति करने के लिए जो औद्योगिक उत्पादन होगा वह बढ़ेगा, तो जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित होगी और बाजार में मांग निरंतर बढ़ता रहेगा। तो इसी कारण कम ब्याज दर पर अगर ऋण आपको मिलता है तो इसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि
अगर कम ब्याज दर पर ऋण आपको प्राप्त होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है। तो इससे हम ये देखेंगे कि जो निवेश है, हमारा निवेश आगे बढ़ता है तथा जो उपभोग है, उपभोग उसमें भी वृद्धि होती है। तो इस तरह देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं कि मान लीजिए यही रामदास है, यही रामदास है, वह एक व्यापार स्टार्ट करना चाहें, वह एक व्यापार स्टार्ट करना चाहें और बाजार, वो बैंकों से ऋण लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का ऋण लिए हैं, 1 लाख रुपए का ऋण लिए हैं। अब बैंक क्या करेगा कि पहले जो मौद्रिक नीतियों के पहले, जब मौद्रिक नीतियों के तहत आरबीआई ने बोला ऐसा, उसके पहले बैंक क्या करता था कि 1 लाख में उन्हें 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 20,000 रुपये उन्हें ब्याज तौर पर देना पड़ता था। लेकिन अब बैंक से क्या हुआ कि 1 लाख, जब मौद्रिक नीतियां जारी हुई तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि जो रामदास हैं उनको 1,05,000 रुपये ही देना पड़ा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब वो 1,20,000 रुपये देते थे, 1,20,000 रुपये देते थे, तो ऐसे केस में क्या होता था कि जो वो व्यापार करने के, जिस व्यापार करने के तहत, मान लीजिए वह कोई इलेक्ट्रिक का व्यापार करना चाहें, इलेक्ट्रिक का व्यापार करना चाहें, तो ऐसे केस में क्या होता था, वह जब यह व्यापार कर लेते थे तो जब उन्हें बाद में 1,20,000 रुपये देता था, तो ये जो उनका व्यापार था इसमें से कुछ उनकी कटौती होती थी। लेकिन अगर जब उन्हें 1,05,000 रुपये देना पड़ा तो वो क्या करेंगे, अपने इस व्यापार में वायर वगैरह सब कुछ रख लेंगे। मतलब इनका जो व्यापार है, जो निवेश अपने ये व्यापार में निवेश किए हैं, वह बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वह मान लीजिए मौद्रिक नीतियों जारी करने के पहले अगर वह देते थे तो ऐसे केस में क्या होता था कि उन्हें 15,000 रुपये ज्यादा देना पड़ता था, जिससे वह अपने जो व्यापार में जो निवेश करना होता था वह कम हो जाता था। इसीलिए बोला जाता है कि जो निवेश होता है वह निवेश बढ़ता है और दूसरा जो उपभोग होता है वह उपभोग भी बढ़ता है। तो इस तरह हम देखें कि मांग जनित मुद्रास्फीति होती क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हमारा दूसरा प्रकार है वह होता क्या है। दूसरा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, आखिर ये क्या होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हम लोग चलते हैं कि अगर ये आखिर ये जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वह होती क्या है, देखते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती क्या है। तो बोला जा सकता है कि आखिर हम लोग एक हमारा जो सिंपल सा डिफिनेशन वो क्या होना चाहिए। हमारा हमेशा, आपको हमेशा बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि आपको एकदम सिंपल पढ़ाना है, ताकि आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ें, जब उसको आप किसी दूसरे के नोट से कंपेयर करें तो आप देख लेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है या फिर हमारे जो नोट्स हैं वो कैसे आपको एकदम सिंपल सा डिफिनेशन के तहत आपको पढ़ाया है, ताकि आपको थोड़ा भी संकुचन न हो पढ़ने के लिए, या फिर आप यह न डरें कि इकोनॉमी हम कैसे पढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का यह डर होता है कि उन्हें इकोनॉमी आती ही नहीं, या फिर अगर मान लीजिए किसी को इकोनॉमी आती भी है तो उस हिसाब से वो पढ़ नहीं पाता है कि ताकि जो इकोनॉमी उसकी और भी बेटर हो पाए, या फिर जो टीचर हैं वह उनका पढ़ाने का तरीका भी नहीं सही होता है, क्योंकि वो केवल आपको रटाने की कोशिश करते हैं। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति आखिर होती क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में डिफिनेशन करना चाहें तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में अगर वृद्धि हो जाए तो लागत प्रेरित उत्पन्न होती है। लागत प्रेरित उत्पन्न होती है। तो आखिर इसका डिफिनेशन क्या है कि अगर उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में अगर वृद्धि हो जाए तो लागत प्रेरित उत्पन्न होती है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल में बोलना चाहें तो इसको सिंपल में बोलते हैं कि जैसे कच्चे माल
कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है वहां पर जो कच्चे तेल हैं, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो भी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो हम लोग ये देखें कि कच्चे माल या कच्चे तेल, यह दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं, कच्चे माल या कच्चे तेल। जैसे कच्चे तेल क्या हो गया कि कोई भी चीज जब उत्पादन होता है तो वहां पर जो मशीनें होती हैं वो मशीनें किस चीज से चलती हैं, वह कच्चे तेल से ही चलती हैं। मान लीजिए पहले जो इसे कच्चे तेल को हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले एक मान लीजिए एक लीटर तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वह केवल हमें 5 रुपए का पड़ता था। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको मैं जो ये छोटे छोटे अमाउंट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 लीटर तेल 5 रुपए का पड़ता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही 1 लीटर तेल अब कितने का पड़ रहा है, 10 रुपए का पड़ रहा है। मान लीजिए सपोज दैट वह 10 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो मशीनें इन्हीं तेलों से चल रही हैं, वह जो कच्चे तेल हैं उसके जो अमाउंट है, जो उसका कॉस्ट है, उसमें वृद्धि हो जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उस जो औद्योगिक इकाई है जहां पे ये मशीनें चल रही हैं, जहां पर उत्पादन हो रहा है, तो वहां पर जिस भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस वस्तु का जो मूल्य होगा वह अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि जो बिजनेसमैन हो गया या फिर जिसने कंपनी खोला है, वह अपना घाटा सहकर तो आपको देगी नहीं। उसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि अगर किसी भी लागत में और उत्पादन के दौरान अगर कोई भी लागत ऐसा हुआ जिसमें वृद्धि हो रही है, तो वो वृद्धि वह आपके ऊपर थोपेगा, ना कि अपने ऊपर थोपेगा। ऐसा नहीं होता, वो केवल आपके ऊपर ही थोपता है। तो 10 रुपए का अगर वृद्धि हो जाए तो वह आप पर उसको थोप देगा। यह तो एक एग्जाम्पल हुआ छोटा सा। अब मान लीजिए एक पेन है, एक पेन है, उसका जो इंक होता है वह पहले 1 रुपए का पड़ता था। मान लीजिए जो इंक होता है, जो कच्चा इंक होता है, वह 1 रुपए का पड़ता था, लेकिन अब वही इंक 2 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पेन की प्राइस होगी वह बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो कच्चा माल है उसमें वृद्धि हो गई है। अब मान लीजिए और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि उसमें जो वर्कर हैं उसमें उन्हें कंपनी पहले 5,000 रुपए पर मंथ देती थी, लेकिन उस वर्कर को अब कंपनी क्या है कि 8,000 पर मंथ देने लगी, 8,000 पर मंथ देने लगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कंपनी अब क्या करेगी, यह जो 3,000 उसका लॉस हो रहा है किसी वर्कर को देने में, वह 3,000 वह उपभोक्ता पर डालेगी, मतलब हम और आप। यहाँ पर वो जो उपभोक्ता जो उपभोग करेगा उस कंपनी के वस्तु को, जब वो उपभोग करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो 3,000 उसका लॉस हुआ है वह उपभोक्ता पर डाल देगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है वह आखिर कैसे उत्पन्न होती है। तो हमने देखा कि अगर उत्पादन के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसमें उसके व्यय में किसी भी प्रकार की अगर वृद्धि हो जाती है तो वहां पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अब तीसरा पर हम लोग चलते हैं कि जो हमारी मुद्रास्फीति तीसरी है वह संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो आखिर यह कैसे उत्पन्न होती है। जो विकासशील देश होते हैं, इसको हम लोग बाद में एग्जांपल में देखेंगे, पहले इसका हम लोग एक परिभाषा, जो हमारी सिंपल परिभाषा क्या होगी उसको हम लोग देख लेते हैं कि यह भंडारण तथा वितरण की कमी के कारण उत्पन्न होती है।
बहुत ही सिंपल वे से हम लोग इसको समझेंगे तो आपको अच्छा जो आसानी से समझ आ जाएगा। और दूसरा, यह जमाखोरी से भी उत्पन्न होती है, जमाखोरी से भी उत्पन्न होती है। तीसरा, जो व्यवसायी सामूहिकरण होता है, व्यवसायी सामूहिकरण, उससे भी उत्पन्न होती है। और चौथा, यह कालाबाजारी से भी उत्पन्न होती है। तो इन सब के कारण यह जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है वह उत्पन्न होती है। तो चलिए एक बार ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर यह जो हमारे प्रकार हैं, यह जिसके कारण यह उत्पन्न होती है, उसे जब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से तो हमें एक अच्छे तरीके से एक समझ विकसित हो जाएगी। तो पहला देखते हैं कि यह भंडारण तथा वितरण के कारण उत्पन्न होती है। तो आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं प्याज का। प्याज का आपको समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जो हमारा देश है वह विकासशील देश के कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो सोर्सेज होते हैं जो वह काफ़ी कम है, रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं यहाँ पर। जैसे जो किसान हो गए, उनके पास भंडारण करने की क्षमता है वह अभी विकसित नहीं हो पाई है। मतलब कुछ किसान ही ऐसे हैं जो अपने फसलों को भंडारित कर लेते हैं, और कुछ किसान के पास यह क्षमता है ही नहीं, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं वह एक तो उनका जो एरिया है, जो उनके खेत का एरिया होता है वो कम होता है। दूसरा, उनकी जो भंडारण की क्षमता होती है उनका गांव वगैरह के पास भी वह भंडारण की जो समस्याएं होती हैं उसको निजात दिलाने के लिए भी सरकार फेल हो जाती है, और वितरण के कारण भी यह उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये प्याज हो गया, अब क्या करेगा, कोई व्यापारी हो गया, कोई जो बड़ा व्यापारी है वह क्या करेगा कि जो किसान हैं उन किसानों से यह प्याज वह खरीद लेगा। फिर वह क्या करेगा कि पहले वो अपना जो उन फसलों को एक जब भंडारण करता है, वो भंडारित करता है, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाया रहता है। तो उन प्याज को वह भंडारित कर लेगा, मतलब जहां पर उसको भंडारित करना वह प्याज भंडार कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्याज है, अब जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो टमाटर भी होता है, आप देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है, इसके दाम कभी कभी ऐसे हाई हो जाते हैं कि जो अनार होते हैं उससे भी कम मिलने लगते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर वह जो प्याज या टमाटर को भंडारित कर लेगा। अब यहाँ पर वो क्या करेगा कि मार्केट में ऐसा है नहीं केवल एक बड़ा व्यापारी ही ऐसा करता है, लाखों व्यापारी ऐसा करते हैं। जो किसान भी कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्षमता होती है भंडारित करने की, वह भी भंडारित करके रख लेते हैं ताकि जो उनका इनकम हो वह बाद में ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब इन प्याज और टमाटर की जो बाजार में मांग होती है, बाजार में मांग और ये आपूर्ति बाजार में मांग। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे आप जब जाते हैं कि सब शाम को आप निकलेंगे बाजार में, जब आप निकलेंगे टमाटर और प्याज खरीदने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप टमाटर और प्याज खरीदेंगे ही नहीं। बाजार में तो पर डे की डिमांड होती है। लेकिन बाजार में क्या होता है कि जैसे बाजार में क्या होता है कि कैसे समझाऊं आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कि मान लीजिए कोई एक सीजन हो गया, उस सीजन में क्या होता है कि वह जो प्याज और टमाटर है बाजार में काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं। मतलब जो आपूर्ति है, जितना डिमांड हो रहा है उतनी आपूर्ति हो जा रही है। लेकिन बाजार में अब क्या होता है कि डिमांड अपने स्तर पर बरकरार है, मतलब आप रोज जा रहे हैं प्याज और टमाटर खरीदने के लिए, लेकिन बाजार में क्या होता है कि यह जो प्याज और टमाटर बड़े व्यापारी क्या कर लेते हैं, उसको भंडारित कर रख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि बाजार में उसकी आपूर्ति कम हो जाए। जब आपूर्ति कम हो जाएगी और मांग अपने स्तर पर बनी रहेगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो उसके प्याज और टमाटर के जो प्राइस होते हैं वह प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब यह व्यापारी क्या करेंगे
कि वह प्याज और टमाटर जो भंडारित करके रखे हुए हैं, वो व्यापारी क्या करेंगे कि उसको बाजार में लाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बाजार में प्याज और टमाटर की जो आपूर्ति है वह कम हो गई है और मांग अपने स्तर पर बरकरार है, जिससे उसकी जो मूल्य है वह बढ़ गई है। तो अब उस लाभ को कमाने हेतु वह व्यापारी क्या करेंगे कि बाजार में उस चीजों को वितरित करेंगे, उस चीजों को वो लाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उन्हें मुनाफा मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है कि भंडारण तथा वितरण के कारण यह उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए दूसरा जैसे है कि आप लोग देखते होंगे कि यहां पर आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि मान लीजिए जैसे अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर यूपी में द हिंदू न्यूज़पेपर आपको मान लीजिए 10 रुपए का मिल रहा है। लेकिन जब आप अरुणाचल जाएंगे या जम्मू कश्मीर जाएंगे तो यही न्यूज़पेपर जो द हिंदू है वहां पर आपको 25 से 30 रुपए का मिलेगा, 25 से 30 रुपए का मिलेगा। तो इसको भी बोला जाता है कि यहाँ भी एक जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है उत्पन्न होती है, क्योंकि जो भारत है अभी वो विकासशील है। वह जो वितरण की समस्या है कि यह जो 10 रुपए है, यह 10 रुपए और यह 25-30 रुपए, यह किस चीज से उत्पन्न होती है? यह वितरण की समस्या से ही उत्पन्न हो रही है। अब द हिंदू कंपनी जो है अपना जो कुछ मुख्यालय है वह इसी साइड वो खोला हुआ है, मतलब वह यूपी हो गया, साउथ हो गया, दिल्ली हो गया, इन्हीं साइड उनका मुख्यालय खुला हुआ है जहां से यह वितरित करते हैं। तो अब क्या होगा कि यही पेपर उनको जब ले जाना होगा अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनकी जो वितरण करने की क्षमता होगी, एक तो वहां पर लागत भी पड़ेगा, जिससे कंपनी इस लागत को निकालना भी चाहेगी, क्योंकि जब वितरण करेगी यहाँ से, जब यूपी से उसको अरुणाचल प्रदेश भेजना होगा, तो उससे जो वो मान लीजिए अगर सपोज दैट वह किसी फ्लाइट से भेजती है, पहली बात तो जो पेपर होता है उन सारे जगहों पर आपको 1 या 2 दिन बाद का पेपर मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए वो किसी फ्लाइट से भेजती है, अगर उसी दिन वितरित करने के लिए, तो उस फ्लाइट का भी खर्चा वह उपभोक्ता पर डालेगी, या फिर मान लीजिए ट्रेन से भेजती है तो वह 1 या 2 दिन बाद मिलेगा, तो उसका ट्रेन का भी खर्चा वह उपभोक्ता पर डालेगी। तो ऐसे इसमें क्या देखते हैं कि जो वितरण की समस्या है, वितरण की समस्या के कारण हमें संरचनात्मक मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है, वही पेपर कहीं 10 रुपए का मिल रही है, वही पेपर कहीं 25 से 30 रुपए का मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं जो कालाबाजारी होता है, कालाबाजारी वही है जो हम लोग अभी जो पहला एग्जांपल था उसको हम लोग देखे थे, जो भंडारण की समस्या होती है वहां पर जो जिसके कारण उत्पन्न होती है उसको हम लोग देखे थे। अगर अब मान लीजिए जो तीसरा है व्यवसायी समूहीकरण, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है। ए जो कंपनी है यह जो पेन अपना दे रही है वह पेन अपना वह 5 रुपए का दे रही है, और जो बी कंपनी है वह पेन अपना 7 रुपए का दे रही है। ए कंपनी अपना पेन 5 रुपए का दे रही है और बी कंपनी अपना पेन 7 रुपए का दे रही है। यह जो पेन निकाल रही है वो मतलब टोटल लागत जो कंपनी का हो रहा है पेन को निकालने में, वह हो रहा है मान लीजिए 4 रुपए का हो रहा है, और यह जो पेन निकाल रही है कंपनी इसका भी लागत मान लीजिए 4 रुपए हो रहा है। लेकिन यह मात्र 1 रुपए के कारण, 1 रुपए के हिसाब से, मतलब अपने जो मुनाफा 1 रुपए मुनाफे के हिसाब से यह बाजार में 5 रुपए का दे रही है, लेकिन यह 3 रुपए के मुनाफे के हिसाब से वही बाजार में 7 रुपए का दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसकी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि ये मान लीजिए एक ब्रांड है कोई, और ये क्या है, ये लोकल कोई ब्रांड है, वो 4 रुपए का निकाल रहा है, 5 रुपए का दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए और बी क्या करेंगे, ए और बी दोनों एक जगह, जो इसके इन दोनों के मालिक हैं वह एक जगह बैठेंगे और ये क्या करेंगे कि वही पेन, क्योंकि 5 रुपए का जो पेन है 7 रुपए का पेन, दोनों पेन बराबर है, लेकिन यह ब्रांड के कारण महंगा है और यह लोकल के कारण महंगा सस्ता है।
तो ये क्या करेंगे, ये दोनों बैठकर आपस में समझौता कर लेंगे, आपस में ये दोनों समझौता कर लेंगे। और ये दोनों समझौते के तहत क्या करेंगे कि वो जो इनका पेन था वह पेन वो 8 रुपए कर लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ए था, जो 5 रुपए का पहले पेन बेचता था, वह पेन अब 8 रुपए का बेचेगा। और बी जो पहले 7 रुपए का पेन बेचता था, वह भी अब 8 रुपए का बेचेगा। मतलब इन दोनों का पेन है वह अब मार्केट में 8 रुपए का आएगी। केवल मार्केट में इन्हीं दोनों का पेन मान लीजिए सपोज दैट बिक रहा है, तो अब वो 8 रुपए का आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हम हो गए और आप हो गए, आप या हम लोगों को क्या होगा कि पेन खरीदना ही है, उससे हमें लिखना ही है। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि हमें 8 रुपए का पेन तो खरीदना ही पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि 8 रुपए का जब ये पेन मार्केट में आ रहा है तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये डिमांड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आप देखेंगे कि जो ए है उसको 4 रुपए की बचत हो रही है, और जो बी है उसको भी 4 रुपए की बचत हो रही है। इन दोनों को अब बराबर बराबर बचत हो रहा है। तो इसे ही व्यवसायी समूहीकरण हम लोग को बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज देख लेते हैं कि यह जो तीनों चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, मांग प्रेरित, मांग हो गया, लागत हो गया और संरचनात्मक हो गया, संरचनात्मक हो गया। यह सब चीजें कोई भी विकासशील देश हो, कोई भी विकासशील देश हो, कोई भी विकासशील देश हो, यह सब चीजें तीनों एक साथ प्रायः मौजूद रहती हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में यह तीनों प्रायः एक साथ मौजूद। वो कैसे मौजूद रहती हैं? जैसे जब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, तो एग्जाम्पल के तहत हम मांग में आपको बताए थे, जब मांग जो बढ़ने के कारण है वो मांग क्यों बढ़ती है, तो बेरोजगारी का आपको एग्जाम्पल दिए थे, आय में वृद्धि का एग्जाम्पल दिए थे आपको, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एग्जाम्पल दिए थे आपको, और कम ब्याज दर पर ऋण क्या जो एग्जाम्पल आपको दिए थे। ये सारी एग्जाम्पल क्या है, किसी भी विकासशील देश में हमेशा यह प्रायः मौजूद रहती हैं, क्योंकि विकसित अभी तो हुए नहीं, हम विकासशील की कैटेगरी में हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो रोजगार के अवसर है वो निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जो सरकारें हैं जो अपने जो नागरिक हैं उनको रोजगार देने की हमेशा कोशिश करती रहती है, और जो आय में वृद्धि वह निरंतर होता रहता है, नए नए रोजगार बनते रहते हैं। तो जिसके कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब लागत क्या है कि हम अभी विकासशील हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो हमें कच्चे माल की मान लीजिए आयात हमेशा करना ही पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी चीज में अभी आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर जो कच्चे माल है उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। और संरचनात्मक में क्या हुआ, जैसे हम लोग देखें कि हम लोग अभी हमारे देश में इतना भंडारण और वितरण की सुविधा नहीं है कि हम इस मुद्रास्फीति को उत्पन्न होने से बचा सकें। तो इसीलिए बोला जाता है कि यह तीनों मुद्रास्फीति किसी भी विकासशील देश में एक साथ उत्पन्न होते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि आखिर जो दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति है वो क्या क्या होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के प्रकार पर जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो हम लोग तीनों मुद्रास्फीति पढ़े हैं अभी तक, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत और संरचनात्मक, अगर हमें जो उसका समाधान करना होगा तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब पहले ही बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे तो मेंस और पीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमें आ जाए कि हम इनका समाधान कैसे कर सकते हैं तो उसका भी हम लोग एक जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, मूल्यांकन वगैरह कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें समाधान करना होगा, समाधान में हम कैसे कर सकते हैं, समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो समाधान इसका कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो आरबीआई होती है वह मौद्रिक नीतियां जब जारी करेगी, तो मौद्रिक नीतियां जब जारी करेगी तो वो बैंकों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करती है, बैंकों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करती है। अब वो क्रियान्वयन करने के दिशा में क्या करेगी, वह बैंक क्या करेंगे, वहां पर वह जो ब्याज दर है किसी ऋण पर जो ब्याज दर है या फिर जो जमा पर ब्याज दर है, जो ब्याज दर है उसको घटाएगी, किसी ऋण पर घटाएगी, जिससे क्या होगा कि जो मांग होगी, मांग बढ़ेगी और प्लस जो निवेश होगा, निवेश
बढ़ेगा प्लस उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा। लेकिन अब आप अगर थोड़ा सा भी सोचें, क्योंकि यूपीएससी यही आपसे बोलता है कि आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो मौद्रिक नीतियां होती हैं उन मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई क्या कर सकती है। आरबीआई मात्र यहाँ पर जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, उसे ही नियंत्रित कर सकती है, उसे ही नियंत्रित कर सकती है। आरबीआई लागत लागत और प्लस संरचनात्मक इन दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। इन दोनों को नियंत्रित कौन कर सकता है? इन दोनों को नियंत्रित सरकार कर सकती है, क्योंकि अब यह सरकार का यहाँ पर एक योगदान हो जाता है कि जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है, जो कच्चे माल जो हम आयात करते हैं, कि अब यहाँ सरकार का योगदान हो जाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि कैसी है, कि जो हमारा कच्चा माल का आयात होता है उसमें हम कैसा टैक्सेशन करते हैं, क्या करते हैं, और किस पर हम लोग सब्सिडी देते हैं। ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे, जब मौद्रिक नीतियां में ही हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पर आप समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यह सब अब क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है या फिर जो आयात होता है उसमें हम लोग कितना टैक्स बढ़ाते हैं, क्या कितना टैक्स कम करते हैं, या फिर जो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जो ये फॉरेन पॉलिसी छोड़िए, ये जो मौद्रिक नीतियां होती हैं उसके अंतर्गत हमारी जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू है वह कितना कम हो रही है, कितना ज़्यादा हो रही है, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है। और संरचनात्मक में भी यही होती है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अगर भंडारण की व्यवस्था करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी समय पर आप जो वितरण होता है उसको पहुंचा दे, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी उत्पन्न नहीं होती है। तो इसी तरह और देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार टैक्स में छूट कर दें, टैक्स में छूट करे, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, जो निवेश होगा वह निवेश बढ़ेगा और उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए जैसे 10 लाख पर, मान लीजिए अगर सपोज दैट जो पहले हमारी जो टैक्स है कि हम लोग 8 लाख अगर हमारे पास रहेगा तो हम टैक्स पे करेंगे। मान लीजिए अगर अब सरकार करेगी कि आप लोग के पास 10 लाख रुपए रहेगा तभी आप टैक्स पे करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास बीच में जो 2 लाख रुपए बच रहा है उस 2 लाख से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि निवेश भी हमारा बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी और जो हमारी आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ती रहेगी। तो यही समाधान है कि आरबीआई केवल अपने जो मौद्रिक नीतियां उसके माध्यम से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही कंट्रोल कर सकती है, लेकिन यह जो दोनों लागत और संरचनात्मक है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सरकार का योगदान इसमें अहम हो जाता है। तो इस तरह हम लोग जब लास्ट में अपना कंक्लूजन देंगे तो यही बोलेंगे कि इन दोनों के बीच एक साझी भागीदारी का होना आवश्यक है, अन्यथा अगर किसी एक के ऊपर हम लोग छोड़ दें तो हम अपने मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखें। अब दूसरा हम लोग चलते हैं, लेकिन दूसरा चलने के पहले हम आपको ये बोल देते हैं कि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा और आपको एक समझ विकसित करने के साथ पढ़ाया जाएगा। ये नहीं जल्दबाजी रहेगा कि हम अपना सिलेबस आपके सामने जल्दी जल्दी खत्म करें। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि अब हम लोग जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।